आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। और सिर्फ पढ़े ही नहीं थे, हमने वो सारे केसेस देखे थे। आपको याद आ रहा होगा, मैंने 6 केसेस दिखाए थे आपको, जहां पे वो कनकेव के 6 और कन्वेक्स के 2, और उस प्रकार से हमने इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था। अब मैं चाहूंगा कि आप एक काम करें वो 6 डायग्राम के साथ, और तब फिर आगे का कार्यक्रम हम लोग बढ़ाते हैं। करना क्या है, सपोज ये आपका केस नंबर 1 है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट केस नंबर 1, बट यू नीड टू डू इट फॉर ऑल दी केसेस राइट नाउ। ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैं सेकेंड केस के लिए करता हूं। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया था। आपने क्या किया था, ये एनी रे विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस passes through focus, any ray which passes through focus becomes parallel to principal axis। और इस प्रकार से आपने यहां पर क्या बना दिया था, इमेज फॉर्मेशन कराया था, इमेज फॉर्मेशन कराया था। दिस वाज द ऑब्जेक्ट। हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन, हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। What do you mean by Cartesian sign convention? तो उसको समझने के लिए किसी भी इस तरह के मिरर या लेंस की जब हम बात करेंगे, तो वहां पे एक्चुअली हम लोग आगे चल के एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे, मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। और जब हम मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कुछ इस तरह का एक फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये फॉर्मूला क्या करता है, अब बार बार तो आप डायग्राम प्रैक्टिकली नहीं ना पॉसिबल है कि आप हर एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए आप डायग्राम बना के निकालिए, क्योंकि वो भी ये डायग्राम क्या है, ये तो हमने ऐसे रफली बना रखा है। पर एक्चुअल डायग्राम कब बनेगा, जब आप उसको किसी एक्चुअल सिचुएशन में मिरर को ऐसे ऐसे आगे पीछे करिएगा, ऑब्जेक्ट को ऐसे करिएगा, और ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से इमेज जहां स्क्रीन आएगा, फिर स्क्रीन को हटा के, तो हर बार इतना करना संभव नहीं है। तो देयर शुड बी सम मैथमेटिकल फॉर्मूला व्हिच विल हेल्प यू टू फाइंड कि अगर आपको इनिशियल ऑब्जेक्ट, यू माने ऑब्जेक्ट पोजीशन या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पोल, और फोकल लेंथ किसी भी मिरर का आपको पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, उसका इमेज डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस केस में जहां पे आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। अब अगर इस मिरर फॉर्मूला में आपको u, v या f कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो पहले आपको इसको रखना होगा ना। मान लीजिए मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो अब ये 30 सेंटीमीटर जो आप रखेंगे, इसे आप प्लस 30 सेंटीमीटर रखेंगे, माइनस 30 सेंटीमीटर रखेंगे। ये जो प्लस और माइनस साइन आप यूज करेंगे उसके सामने, ये किस कन्वेंशन के हिसाब से सेट करें। मान लीजिए मैं ऐसा कोई कन्वेंशन ना बताऊं, तो आप हो सकता है अलग कुछ प्लस रख लें, आप हो सकता है कुछ माइनस रख लें। अगर ऐसा हुआ कि आधे बच्चे प्लस आधे बच्चे माइनस लिख दिए, तो आधे बच्चों का आंसर अलग आएगा, आधे बच्चों का आंसर अलग आएगा। इन ऑर्डर टू करेक्ट द आंसर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स और लॉजिकली भी, कि मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट फलाने जैसे फलानी दूरी पर है और आंसर एग्जैक्टली वही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पोजीशन पर रखते हैं, तो उसका जो इमेज बनने वाला कहां है, ये मुझे पहले से पता रहता है। एटलीस्ट एग्जैक्ट आंसर नहीं पता रहता है, पर रेंज तो पता रहता है। कैसे, ये छोटे से एग्जांपल से आप समझिए। मान लीजिए मैं यही एग्जांपल लेता हूं कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 40 सेंटीमीटर पर है, तो मुझे बताइए फोकस पॉइंट कहां पर होगा, 20 सेंटीमीटर पे। आपने ऑब्जेक्ट सपोज करिए रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर के केस में। कैन यू टेल मी कि वेयर द इमेज विल फॉर्म। इमेज में ये नहीं कह सकता एग्जैक्टली कहां फॉर्म करेगा, पर 100% मैं कह सकता हूं कि किसी ने 20 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर के बीच में ही इमेज फॉर्म करेगा। कैन आई से दिस, डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर केस, जो केस अभी मैंने यहां पे बनाया है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट 40 से बाहर रखा हुआ है, तो मेरा जो इमेज है वो इन दोनों के बीच में बनेगा। ये मुझे पता है। अब मुझे ये पता है, तो मैं जब इस फॉर्मूले में पुट करके देखूंगा, तो मेरा आंसर भी यही आना चाहिए। अगर मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है इस तरफ 30 सेंटीमीटर, तो सही होगा गलत होगा, गलत होगा। आपका आंसर आना चाहिए इसी साइड पर 40 से 20 के बीच में। ये सबका एक जैसा
लॉजिकली भी और मैथमेटिकली भी करेक्ट आए, इसके लिए जरूर हमें कोई कन्वेंशन यूज करना चाहिए। उसी कन्वेंशन को आप क्या बोलते हैं? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जो क्या कहता है पहले हम लिखते हैं, उसका देख एक करके हम लोग समझेंगे। राइट, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहता है द ऑब्जेक्ट is placed on the left hand side of the mirror. The object is placed on the left hand side of the mirror. ऑब्जेक्ट को आपने कहां प्लेस किया है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। सेकेंड, all distances parallel to the x axis, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole. All distance parallel to the principal axis are measured from the pole. Next, distance to the left of pole are negative. Distance to the left of pole are negative and distance to the right of pole are positive. Distance to the left of pole are negative and distance to the right of the pole is positive. तो ये सेकंड बात भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस जो है वो इस प्रकार से हम रखते हैं। फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis are taken as positive. Distance measured above the principal axis is taken as positive. Distance measured below the principal axis is taken as negative. Distance below the principal axis is taken as negative. Distance measured above the principal axis is taken as positive. Distance measured below the below the principal axis is taken as negative. यहां तक कोई डाउट है? क्या ये बोल रहा है? मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए ये आपने इस प्रकार से मिरर लिया है एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। तो कह रहा है कि इसे आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए? पोल वाली पॉइंट को इसको एक्सिस मान लीजिए। तो कोई भी जो डिस्टेंस पोल के राइट में पड़ रहा है, दिस इज द राइट साइड ऑफ द पोल, इसको आप क्या ले लीजिए? पॉजिटिव ले लीजिए। और कोई भी जो डिस्टेंस लेफ्ट साइड ऑफ द पोल है, इसको आप क्या मान लीजिए? नेगेटिव मान लीजिए। सेकेंड उसने बोला है कोई भी डिस्टेंस अबव दी प्रिंसिपल एक्सिस को आप क्या मान लीजिए? पॉजिटिव मान लीजिए। और कोई भी डिस्टेंस बिलो दी एक्स एक्सिस को आप क्या मान लीजिए? नेगेटिव। ये कोई नया बात तो नहीं बता रहा है, ये तो कन्वेंशन हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं। जब कभी भी आप वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो उधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अब उसी चीज को अगर मैं यहां यूज करूं तो ये मिरर कौन सा है? दिस इज अ कनकेव मिरर। दिस इज अ कनकेव मिरर। मुझे तीन चीज हर पर्टिकुलर केस के लिए लिखना है: फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इस पर्टिकुलर केस के लिए जब मैं फोकल लेंथ की बात कर रहा हूं तो ये मिरर के इस तरफ है या मिरर के उस तरफ है? इस तरफ। तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा? अच्छा, ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ है या उस तरफ है? तो ये भी क्या होगा? और इमेज मेरा कहां पर बना है? इसी साइड पर। तो कनकेव मिरर के इस केस के लिए ये सारा का सारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। वाई आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस? बिकॉज जब आगे चल के मेरे को मिरर फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करना होगा तो मैं विथ साइन पुट करता हूं। इसे साइन पता होगा तब ना मैं पुट करूंगा। अभी फर्स्ट केस को आप जाइए, आप अपने डायग्राम में जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे फर्स्ट केस बनवाया था उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर में पहला जो केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, उस केस में आप एफ, यू और वी का वैल्यू क्या क्या होगा मुझे जल्दी से बताइए। एफ क्या होगा? यू क्या होगा? वी क्या होगा? यानी पहले केस में भी तीनों नेगेटिव। यानी सारा केस देखने के बाद मैं एक चीज कंक्लूड कर रहा हूं कि कनकेव मिरर के लिए जो आपका फोकल लेंथ है, जो आपका
फोकल लेंथ है वो ऑलवेज क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, यू जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर बार हमने मिरर की इसी तरफ लिया है कि एक बार उधर भी लिए हुए हैं, एक बार भी नहीं लिए, तो ये भी हर बार क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इमेज डिस्टेंस की जब मैं बात कर रहा हूं, इमेज डिस्टेंस की जब मैं बात कर रहा हूं, पहले 5 केस के लिए वो क्या होगा, नेगेटिव, और सिर्फ लास्ट केस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको डाइजेस्ट हुआ क्या? दिस इज फॉर ओनली 6th केस एंड दिस इज फ्रॉम 1st से लेकर 5th केस तक। ये डाइजेस्ट हुआ क्या आपको? कोई दिक्कत है इस पॉइंट में तो पूछिए। नहीं। कमिंग टू दी कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के लिए अगर मैं यही एनालिसिस करूं तो कैन आई राइट फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? देख के बताइए। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। कन्वेक्स के लिए चेक करिए, सबने चेक किया, पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? दोनों के लिए नेगेटिव, दोनों ही केस के लिए। अच्छा, और इमेज डिस्टेंस क्या होगा? इमेज डिस्टेंस ऑलवेज इसके लिए क्या होगा, वर्चुअल का केस है तो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये आपको एकदम नोट डाल के अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। क्यों? सवाल बनाते वक्त अगर ये आपका फंडामेंटल क्लियर है, जो कि मैं बोलने ना रटने वाला चीज नहीं है, रटने वाली चीज है। आप डायग्राम देखेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लीजिए आपका टीचर होता स्कूल का और मैं बोर्ड परीक्षा ले रहा होता, तो मैं क्या करता अभी मैं बताता हूं। पहले आप इसे लिखें, फिर मैं बताता हूं कि अगर मैं मान लीजिए बोर्ड का परीक्षा ले रहा होता और मैं चेक करना चाहता कि आप कितने ज्ञानी हैं, तो मैं क्या करता। मैं एक मिरर लेता, मैं क्या लेता, एक मिरर लेता इस प्रकार से, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता, यहां मैं डालता ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता फोकस, ये हमारा होता सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैं तब जानना चाहता हूं कि आपका जो u होगा, f होगा और v होगा वो क्या होगा। मैं अगर आपके बोर्ड का परीक्षा का पेपर सेट कर रहा होता तो मैंने सवाल आपने ऐसे देना था, या फिर मैं ओलंपियाड का क्वेश्चन सेट कर रहा होता तो मैं ऐसे सवाल देता। अब इसके लिए मैं f की वैल्यू क्या लिखूंगा, f इज दिस साइड ऑफ द पोल और दैट साइड ऑफ द पोल। तो इस साइड अपने क्या मानते हैं, पॉजिटिव, तो इस हिसाब से यहां पर f क्या हो जाएगा, पर मोटे मोटे अक्षरों में आपने यहां लिखा है फोकल लेंथ क्या होगा, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, फिर तो कुछ गड़बड़ है सर। या तो आप गड़बड़ है, नहीं तो कन्वेंशन गड़बड़ है। अगर कन्वेंशन सही है तो आप गड़बड़ है, और अगर मैं सही हूं तो कन्वेंशन गड़बड़ है। कन्वेंशन गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सबको पढ़ाया जा रहा है, मैं ही गड़बड़ हो सकता हूं। तो यानी मैंने सवाल ही गलत पूछ रखा होगा, ये भी हो सकता है। सवाल भी गलत नहीं है, फिर इसका मतलब ये जो कन्वेंशन बनाया गया है उसमें एक छोटी सी हिडन बात है। क्या हिडन बात है वो मैं अभी आपको बोलता हूं। व्हाट इज द हिडन बात? मे बी एक स्टेटमेंट याद रखना है कि कन्वेंशन कैसे बनाया गया। आपने जो आज का कन्वेंशन लिखा है उसमें पहली लाइन आपने क्या लिखा है, देखिए, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, देन ओनली ये सारी बातें सही हैं। पर आपका ऑब्जेक्ट क्या लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर है? नहीं, इट इज ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर। तो अभी इसका मतलब ये 100% सही कन्वेंशन नहीं है। वैसे तो 12th में आप जाएंगे तो मैं ये और डिटेल में आपको पढ़ाता ही, पर क्या फर्क पड़ता है, मैं आज ही पढ़ा दूं 12 से पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस is taken as positive, is taken as positive. The direction of incidence is taken as
पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से देखिए इस केस को, मेरा ऑब्जेक्ट अगर इधर है, इस केस को देखिए, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, इधर, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव। लेकिन इस केस की मैं बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस किधर है, इधर, तो ये साइड क्या होगा पॉजिटिव और ये साइड क्या होगा नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। अब इस कन्वेंशन से वापस से ये बताइए मुझे, F नेगेटिव, U नेगेटिव और F और C के बीच में, तो इसका इमेज कहां बनेगा आउटसाइड C, ये भी क्या होगा सेम आंसर है, अलग अलग आंसर है। अब सेम आ रहा है, यानी कन्वेंशन किस बेसिस पर बनाया गया है, कन्वेंशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। आप डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं ना? चलिए, तो अब मुझे कुछ कुछ बातें तो समझ में आ गई हैं। देन आपको हेडिंग डालना चाहिए मिरर फॉर्मूला। ये दोनों फोटो अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ये भी और ये भी, और बताइएगा इस लाइन के नीचे लिखकर कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, ताकि आप जब अकेले में कभी कोई टफ सवाल में फंस जाएं तो आपको याद आए कि सर ने बताया था कि जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस होता है उसको ही हम पॉजिटिव लेते हैं, जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस होता है उसी को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये जो कन्वेंशन है वो इसी बेसिस पर बनाया गया है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। आप डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। गॉट इट? हेडिंग डालें मिरर फॉर्मूला, हेडिंग डालें मिरर फॉर्मूला, हेडिंग डालें मिरर फॉर्मूला। राइट, वैसे तो मिरर फॉर्मूला ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, फिर भी इसका एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन ये सब लिख लिए ना, ये दोनों कन्वेंशन लिख लिए कि कनकेव के लिए अब ये यूज करते हैं, कन्वेक्स के लिए जब न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे होंगे तो जो चीज हमें पता होगी उसको हम विद साइन डालते हैं, और जो चीज हमें नहीं पता होती उसको छोड़ देते हैं, वो ऑटोमेटिकली साइन के साथ हमारा आंसर में आ जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जो चीज हमें पता है उसको हम विद साइन डालते हैं, जो चीज हमें नहीं पता वो ऐसे ही लिख देते हैं, वो विद साइन आ जाएगा आंसर में। क्या मैं बोल रहा हूं, एक छोटा सा सवाल बोल के समझाता हूं। एन ऑब्जेक्टिव केप्ट, सपोज वही वाला एग्जांपल ले रहे हैं, इसको ही लिखते हैं। एन ऑब्जेक्टिव केप्ट एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। यहां अननोन क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अननोन है। अब चूंकि डिस्टेंस ऑफ द इमेज अननोन है तो v जो है, जो कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज होता है, उसको हम कैसे लिखेंगे, विद साइन और विदाउट साइन, विदाउट साइन। लेकिन u जो लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो लिख रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं 30 सेंटीमीटर, तो आप उसके जब इक्वेशन में लिखेंगे तो -30 लिखेंगे, +30 लिखेंगे, यू लाइक -30। फोकल लेंथ 20 मैंने बोला था, वो आप +30 लिखेंगे, -30 लिखेंगे। जो चीज हमें पता रहती वो हम विद साइन डालते हैं, जो चीज नहीं पता है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली आंसर विद साइन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब आप न्यूमेरिकल विद रिस्पेक्ट टू मिरर फॉर्मूला सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान रखना है। राइट, मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन गिव्स द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, गिव्स द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, ये न्यूमेरिकल रिलेशनशिप देता है अमंग 3 वेरिएबल्स, अमंग 3 वेरिएबल्स। व्हाट आर द 3 वेरिएबल्स? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस and focal length of the mirror. Object distance, image distance and focal length of the mirror. Object distance is denoted by u, image distance is denoted by v and focal length is denoted by f. तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. This is the formula of mirror, या इसे मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। 1 by f इज इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v के बराबर। गॉट इट? होप कि इसके अंदर कोई डाउट आपको
नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? कन्वेंशन जान लिए और आपने मिरर फॉर्मूला भी समझ लिया। पहला सवाल लिखें, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। Object distance is 15 centimeter from the pole. Object distance is 15 centimeter from the pole. Find the position of the image. Find the position of the image. मैं पहला सवाल है, मैं खुद से सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपको यहां क्या लिखना चाहिए? इट इज अ केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर का सवाल है। याद रखिएगा, जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है हमें? फोकल लेंथ डायरेक्टली दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो आप यहां लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। अच्छा, जो आपने फोकल लेंथ लिखा एफ आप +30 लिखेंगे, -30 सेंटीमीटर लिखेंगे? आप +30 लिखेंगे। ऑब्जेक्ट उसने कहा है कहां पर रखा हुआ है? यहां से पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो आप जब u लिख रहे होंगे तो आप u +15 लिखेंगे, -15 लिखेंगे? आप u -15 लिखेंगे। अब हाँ 10 करेक्ट। अब मैं ये बिना सॉल्व किए मैं एक बात पहले से जानता हूं। क्या जानता हूं? मेरा जो आंसर आना चाहिए v, वो एक तो 0 से 30 के बीच का होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे? मैंने जब कन्वेक्स मिरर आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जब इंफिनिटी पे रहता है तो फोकस पे इमेज होता है और उससे लेकर पोल तक कहीं भी होगा तो वो इन दोनों के बीच में आएगा। यानी आपका आंसर 0 से 30 के बीच में होगा और पॉजिटिव होगा क्योंकि इसी साइड पे बनेगा। बिफोर एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन यू मस्ट हैव दिस बेसिक आइडिया इन योर माइंड कि मेरा आंसर 0 से 30 के बीच में आना चाहिए और पॉजिटिव आना चाहिए। अगर मेरा आंसर 40 आ रहा है तो भी गलत है, अगर मेरा आंसर -10 आ रहा है तो भी गलत है। तो ये गलती अगर बाई चांस आप बना भी लें तो आपको ये तुरंत हिंट करना चाहिए कि यार ये कुछ ना कुछ मैंने कैलकुलेशन में क्या कर लिया है, मिस्टेक कर लिया है। बिफोर सॉल्विंग इतना तो आपका क्लियर रहना ही चाहिए। अब आप इस फॉर्मूले में डालें 1/30 इज इक्वल टू 1/-15 प्लस 1/v। v चूंकि मुझे पता नहीं है, मैं विदाउट साइन यूज कर रहा हूं। 1/30 माइनस इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा। 1/15 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लिया 30, ये हो जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 1/v। v इज इक्वल टू 30/3, दैट इज v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपने देखा आपका आंसर दोनों पैरामीटर पर सत्य उतरा। पहला, मेरा आंसर पॉजिटिव आया, आना भी चाहिए था, और मेरा आंसर 10 आया, 0 से 30 के बीच में आना भी चाहिए था। इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि जब आप आंसर लिखेंगे तो आपका इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर जो लिखेंगे उसको ऐसे लिखेंगे, द इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन पोल एंड फोकस। द इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन पोल एंड फोकस। The image formed is between pole and focus at a distance of 10 centimeter. At the distance of 10 centimeter on the right of the mirror. On the right of the mirror. तो ये जो आपने v इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर लिखा है, इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया कि मेरा जो आंसर आया है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का तात्पर्य है कि पोल से इसके बीच में जो 10 सेंटीमीटर पड़ रहा है उसी तरफ ऑन दी राइट साइड पर मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन को आंसर कैसे करें? हेडिंग डालें मैग्निफिकेशन, हेडिंग डालें मैग्निफिकेशन, हेडिंग डालें मैग्निफिकेशन। ये कन्वेंशन समझ में आ गया? मिटा रहा हूं उसे। चलिए अब मैं 2-3 बातें आपसे फिर से डिस्कस करना चाहता हूं बिफोर एक्चुअली नोइंग द कन्वेंशन,
कि भाई कब कहां पर क्या होता है ये आप मुझे बताएं। कब कहां पर क्या होने का तात्पर्य है कि जो मैं बोल रहा हूं वो समझाता हूं क्या मैं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि केस नंबर 2 ले लीजिए वापस से, जो आपने अपनी डायग्राम में बना रखा था। मैंने ऐसा केस बनाया था और इस प्रकार से ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कुछ यहां पर था। एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus, any ray which passes through focus becomes parallel to principal axis। कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने डायग्राम बनाया था। थोड़ा सा डायग्राम में कुछ गड़बड़ी जैसा दिख रहा है क्योंकि मैंने फोकस से थोड़ा ये कर लिया है, ये वाला थोड़ा बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए बिकॉज साइज ऐसा है। एनीवेज जो भी है आप जरा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब मैं मैग्निफिकेशन की बात करता हूं, मैग्निफिकेशन की बात करता हूं। व्हाट डू मीन बाय मैग्निफिकेशन? द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन इज कि कितना मैग्नीफाई कर गया। मैग्नीफाई मतलब कितना बड़ा हो गया या कितना छोटा हो गया। मैं अपना ही फोटो जब इस कैमरे की नजर से देखता हूं, जब पढ़ा लेता हूं आपको और अपना थंबनेल बनाता हूं, मैं ही हूं, मेरे उस थंबनेल में मैं ही दिखाई देता हूं मुझे। पर उस थंबनेल में जब मैं अपने आप को कंपेयर करता हूं तो मेरे साइज से वो साइज बहुत छोटा रहता है, ऑब्वियसली छोटा होगा। अगर मेरे साइज का ये मोबाइल के अंदर मेरा फोटो आ जाए तो मोबाइल को बड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर अपने रेस्पेक्ट में देखूं, आई एम द ऑब्जेक्ट एंड देयर इज द इमेज, वो इमेज मेरे से कई गुना छोटा है, तो मैं ये क्या बोलूंगा, ये मैग्निफिकेशन हुआ या डीमैग्निफिकेशन हुआ? डीमैग्निफिकेशन हुआ, वो छोटा हो गया। अगर मैं अपने आप को, अच्छा अभी उसके नजर से देखते हैं, वो अगर मेरा ओरिजिनल साइज होता और मैं उसका इमेज बनता तो मैं मैग्नीफाई हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता। यानी मैग्निफिकेशन मींस कि आपका साइज बड़ा हो गया या छोटा हो गया, जो एक्चुअली कहां पर होता है? माइक्रोस्कोप में। आप एक पिद्दू से सेल को इतना बड़ा करके देखते हैं, यू एक्चुअली मैग्नीफाई इट। मैग्नीफाइंग लेंस भी आता है ना कई बार, दाढ़ी वगैरह, अब तो नहीं, पहले आया करता था कि दाढ़ी वगैरह पापा लोग देखे होंगे आप। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी को देखा था शेविंग वगैरह करते टाइम ना वो मैग्नीफाइंग लेंस से चेक करते थे, ऐसे ऐसे करके देखते थे कि अरे कुछ वो व्हाइट बाल तो नहीं रह गया, उसको रहना निकालना, ऐसे कोई कभी होता था। अब तो दाढ़ी रखने का फैशन हो गया, पहले लोग क्लीन शेव रखते थे, सिर्फ मोछ रखा करते, ऐसे होता था पहले। अभी भी जो उस जमाने के लोग हैं वो अभी भी ऐसे रखते हैं। हम लोग जैसे धीरे धीरे परिवर्तन होता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब फॉर्मूले में देखा जाए तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ HI by HO। व्हाट इज HI? हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैं वो जो एग्जांपल मैंने कहा था उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। हाइट ऑफ द इमेज, अगर मैं ओरिजिनल हूं और उस मोबाइल में जो थंबनेल में जो प्रणव मिश्रा दिख रहा है वो छोटा है, तो हाइट ऑफ द इमेज इज छोटा एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बहुत बड़ा। तो अगर ये HI by HO, हाइट छोटा हो जाए ये बड़ा हो जाए, तो मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1। ये बड़ा है और ये छोटा है और ये बड़ा है, ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी और नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी, तो ये 1/10 जैसा कुछ हो गया। और अगर 1/10 है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा हो गया, यानी इमेज जो है वो छोटा हो गया। यानी अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो मैं ये कह सकता हूं कि HI by HO इज लेस देन 1, और यहां से मैं कह सकता हूं कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, सेकेंड केस क्या हो सकता है? मैग्निफिकेशन क्या हो जाए? मैग्निफिकेशन क्या हो जाए? 1 से बड़ा हो जाए। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है HI by HO is greater than 1. This implies height of image is greater than height of object. कोई दिक्कत? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तीसरा एक केस और बनता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI by HO, जहां पर मैग्निफिकेशन ही 1 हो जाए। मैग्निफिकेशन 1 मतलब HI by HO किसके बराबर? 1 के बराबर। दिस इंप्लॉइज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा कहां हो रहा है, ऐसा कहां हो रहा है और ऐसा कहां हो रहा है, ये आप मुझे बताइए। हम लोग चलते हैं केस नंबर 1 में। केस नंबर 1, केस नंबर 1 पे दी ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, मींस इट वाज वेरी लार्ज बट द इमेज वाज पॉइंट इमेज। तो इमेज बहुत छोटा और ऑब्जेक्ट बहुत
बड़ा, HI वॉज बहुत छोटा देन HO, मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1। पहले वाले केस में मैग्निफिकेशन m से छोटा हो गया, यानी 1 से छोटी हो गई। सेकेंड केस आई है, अभी भी ऑब्जेक्ट वॉज बड़ा एंड इमेज वॉज छोटा। सेकेंड केस देखिए, वहां पे भी सेम कहानी चल रही है, यानी यहां पर भी, लेकिन वहां पे एक छोटा सा लफड़ा भी फंसा हुआ है। क्या बोलिए, इस केस को ध्यान से देखते हैं तो समझ में आएगा। यही वो सेकेंड केस है। अच्छा, कन्वेंशन कहता है कि एनीथिंग विच इज अबव द एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड एनीथिंग विच इज बिलो द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। यानी जब कभी भी मैं ये बात बोलूंगा कि आपका जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, विथ कन्वेंशन जब आप मैग्निफिकेशन लिख रहे होंगे, मैं इसके लिए स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, तो मैग्निफिकेशन क्या लिखूंगा, HI बाई HO। अब मान लीजिए मैं इसे मान रहा हूं 10 सेंटीमीटर और इसे मान रहा हूं मैं 5 सेंटीमीटर, इससे छोटा है ऐसा मान रहा हूं, तो इसे HI क्या लिखूंगा, हाइट ऑफ इमेज क्या लिखूंगा, -5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखूंगा, +10 सेंटीमीटर। सॉल्व कीजिएगा तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, -12। यानी दो चीजें मैग्निफिकेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। एक, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो सकता है, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो सकता है, मैग्निफिकेशन 0 हो सकता है। मतलब टोटल 5 केस हो सकते हैं। क्या क्या, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन इज बिटवीन 1 एंड 0, मैग्निफिकेशन इज 0, मैग्निफिकेशन इज बिटवीन 0 एंड -1, एंड मैग्निफिकेशन इज बिटवीन -1 एंड इंफिनिटी। 5 केस बन सकते हैं। ये वाला केस क्या कहता है, मैग्निफिकेशन इज हाफ, यानी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का आधा है, और नेगेटिव साइन बताता है कि कैसा है, उल्टा है। रीजन बीइंग, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तभी ये संभव है। कोई दिक्कत? अच्छा, मेरे को वो वाले केस में बताइए जहां पे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। एक 3 केस है ना, व्हेन द इमेज इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसमें अगर आप जो साइज का ले रहे हैं वही साइज का है, उसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, +1 -1। 1 तो HI बाई HO आया, विथ कन्वेंशन यूज करेंगे तो क्या आएगा, प्लस की माइनस। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट वॉज ऊपर एंड इमेज वॉज नीचे बट ऑफ सेम साइज। अगर इसका x सेंटीमीटर तो ये भी x सेंटीमीटर, x x कैंसिल हो गया, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, -1। चलिए और आगे चलते हैं। केस नंबर, आप लास्ट केस को जाइए, 6th केस को। 6th केस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, पहले ही मुझे बताइए, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? क्यों, ऑब्जेक्ट छोटा था पर उसका इमेज बहुत बड़ा बन रहा था, तो मैं HI बाई HO लिखूंगा, तो HI बड़ा है, सपोज 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज जो है, ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बन रहा था ना छठे केस में। पहली बात, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो HI बाई HO इज पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव। यानी जब कभी भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और जब कभी भी रियल इमेज बनेगा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। एक बात तो पक्के पक्की सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैग्निफिकेशन का मतलब इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। पहले ही है। सेकेंड, लिखवा देंगे, सब लिखवाएंगे, पहले खाली दिमाग के अंदर सब कर लें, लिखवाना तो 2 मिनट का काम है। अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि HI बाई HO का रिलेशनशिप है। HI बाई HO में हमारा कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है कि जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का कोई चीज लिखते हैं पॉजिटिव साइन के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का कोई चीज लिखते हैं नेगेटिव साइन के साथ। ये सेकंड बात भी ट्रू है। इस हिसाब से जितने भी केसेस हमने पढ़े हैं, 6 केस इधर और 2 केस उधर। अच्छा लगे हाँ, तो एक कन्वेक्स का भी निकाल लेते हैं। कन्वेक्स में क्या पढ़े थे, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ये तो इसका ही केस है ना कन्वेक्स का। ऑब्जेक्ट अगर यहां था तो मेरा इमेज कहां बना, याद है ना, एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, और एनी रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर बाउंस बैक। जहां मिलेगा वहीं बनेगा, जहां पर दोनों मिले वहीं पर ऑब्जेक्ट बना। इससे ये छोटा है, दिख भी रहा है, पर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पर मैग्निफिकेशन लिखा तो क्या लिखूंगा,
सपोज मैं कहता हूं ये 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 5 तो नहीं होगा, कुछ 2 कर लीजिए, +2 सेंटीमीटर बाई +10 सेंटीमीटर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन क्या आ गया पॉजिटिव 1/5, यानी आपका आंसर क्या हो गया पॉजिटिव 1/5। यानी एक चीज अब कंफर्म हो गया कि मैग्निफिकेशन तभी पॉजिटिव होगा जब मेरा इमेज कैसा होगा वर्चुअल, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा जब मेरा इमेज कैसा होगा रियल। ये पहली बात क्लियर हो गई। सेकेंड बात, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था और इमेज 0 के बराबर था तो HI/HO 0 बहुत बड़ा इंफिनिटी, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड कीजिएगा आंसर क्या आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया 0 पहले केस में। अच्छा, मैग्निफिकेशन 0 आया, +0 -0 तो नहीं बोल सकते क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, वेयर एज चूंकि रियल इमेज बना है, चूंकि इमेज हमारा रियल है पहले केस में, तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, सेकेंड केस में आइए, HI बड़ा था, सॉरी HO बड़ा था, HI छोटा, पर उल्टा। सेकेंड केस HI छोटा HO बड़ा। अब अगर ऐसा है तो HI/HO विल बी लेस देन 1 पर नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ नेगेटिव हुआ और लेस देन 1, 0 से बड़ा और 1 से छोटा इन नेगेटिव साइन, केस नंबर 2। केस 3 दोनों बराबर बट उल्टा साइन, मैग्निफिकेशन -1। केस 4, अब मेरा ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा है, वैल्यू विल बी ग्रेटर देन -1, 0, उसके बाद वाले में -1 से छोटा, -1, -1 से बड़ा, यहां तक। अगला केस आइए, फोकस पर था, इमेज कहां बन रहा था इंफिनिटी पर, तो इस बार मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है फोकस, और इमेज कहां बना है इंफिनिटी, वेरी लार्ज, इंफिनिटी/0 इज नॉट डिफाइंड, पर नेगेटिव साइन में आप कह सकते हैं नेगेटिव इंफिनिटी जैसा कुछ है, गॉट इट। उसके बाद वाला केस में आइए, लास्ट केस, मैग्निफिकेशन पहले तो पॉजिटिव होगा, क्यों वर्चुअल इमेज बना है। वर्चुअल इमेज अगर मैं बोल रहा हूं तो आप मैं क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट हाइट इज वेरी स्मॉल एंड इमेज हाइट इज वेरी लार्ज, HI/HO इज ग्रेटर देन 1, तो सिक्स्थ केस के लिए मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। आप कौन कौन सा केस हो गया, 0 हो गया, -1 से 0 के बीच में हो गया, -1 हो गया, -1 से बड़ा हो गया, -∞ हो गया, अभी 1 से बड़ा भी हो गया। एक केस रह गया 0 से 1 के बीच का, वो कहां आएगा कन्वेक्स में। कन्वेक्स का पहला वाला केस छोड़ दीजिए, दूसरा केस में वेयर HO इज बड़ा और HI इज छोटा, इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा लेकिन लेस देन 1। यानी अगर मुझे वो 6 केस दिमाग में सेट है तो मेरे को पहले से आंसर पता है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा मुझे पहले से पता है, वैल्यू क्या होगी नहीं पता, पर कैसी होगी पता है। कैसी मतलब 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी होगी, इंफिनिटी होगी, ये सब हमको पहले से पता रहता है। तो आपका आज का असाइनमेंट रहेगा, वैसे तो हम करके दिखा दिए, पर आपका असाइनमेंट रहेगा उस 6 केस के लिए आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू लिख के आएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन लिखें, राइट। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। It is the relationship between the height of the image and the height of the object. Full stop. It is the comparison of height of image and height of object. It is the comparison of height of image and height of object. Height of image और height of object का comparison है। Therefore, magnification is equal to HI/HO. Magnification M is equal to HI/HO. मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉइंट नंबर 1,
मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। क्यों? रीजन यहां लिखिएगा, रीजन रियल इमेज आर इन्वर्टेड, एज द रियल इमेज इज इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन में HI को आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव, और HO को आप क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मींस मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव ओनली। गॉट इट? HI चूंकि नेगेटिव है तो आपका O भी क्या होगा? पॉजिटिव होने के बावजूद भी होने। पॉइंट नंबर 2, M इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए आपका जो मैग्निफिकेशन है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। रीजन वर्चुअल इमेज इज व्हाट? इज इरेक्ट। अगर वो इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बाई पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव ओनली। मैग्निफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। गॉट इट? कोई दिक्कत? केस 1 लगे हां तो लिख ही लीजिए, हटाइए, मैं घर के काम का छोड़िए। केस 1, मैग्निफिकेशन होता है HI बाई HO, हाइट ऑफ इमेज ऑलमोस्ट 0, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 0 बाई बहुत बड़ी क्वांटिटी विल ऑलवेज बी, ये जो वैल्यू देगा वो आपको क्या देगा? ऑलमोस्ट 0 देगा, पर ये 0 को टेंड करेगा, यानी नेगेटिव भी होगा क्योंकि रियल है और 0 के बराबर। केस नंबर 2, वैसे सवाल में कभी भी आपको ये वाला केस नहीं पूछा जाएगा। मैग्निफिकेशन HI बाई HO, हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर बाई लार्जर क्वांटिटी, स्मॉलर बाई लार्जर। और दूसरी चीज ये भी है कि यहां पे हाइट जो है वो क्या है? नेगेटिव है, और ये क्या है? पॉजिटिव, इसलिए ये नेगेटिव आया। अब ये देखा जाए, अगर इसके बारे में कहें तो ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आएगी लेकिन इसकी वैल्यू होगी लेस देन 1, तो मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन -1। मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन -1। केस नंबर 2, कोई दिक्कत? HO छोटा है, ये बड़ा है, लेस देन -1 मतलब ये मैथमेटिक्स मत समझिएगा। लेस देन -1 हो जाता है -2 -3 -4, मैथमेटिक्स नहीं। लेस देन -1 मतलब 1 से छोटा पर नेगेटिव साइन, वो गड़बड़ाइएगा मत, मैं क्या बोल रहा हूं मैं समझ में आया आपको? 1 से छोटा माने हाफ, 1/3, 1/4, बट साइन इज नेगेटिव बिकॉज इट इज अ रियल इमेज। ऐसे मैथमेटिक्स वाला लेस देन -1 कीजिएगा तो आप बोलिएगा -2 -3 -4, जैसे आप 2 3 4 लिख दिए इसका मतलब तो आप मैग्नीफाई करा दिया। इफ यू आर सेइंग 2 टाइम्स द हाइट ऑफ इमेज इज -2, इसका क्या मतलब होता है? हाइट ऑफ इमेज इज -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का दुगना हो गया हाइट ऑफ इमेज। ये तो मैग्निफाई, ये तो बड़ा हो गया, पर हम लोग बड़ा नहीं करना है, हम लोग को छोटा करना है। मैग्नीट्यूड वाइज 1 से छोटा, लेकिन साइन क्या लगेगा? नेगेटिव। साइन इज बिकॉज ऑफ रियल इमेज, मैग्निफिकेशन होगा 1 से छोटा। केस नंबर 3, M इज इक्वल टू अगेन HI बाई HO, ये भी होगा नेगेटिव, ये भी होगा पॉजिटिव, पर ये सेम साइज का है, यानी जितना ये उतना ही ये क्या आएगा? -1, यानी मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू 1 विथ अ नेगेटिव साइन। इस प्रकार से बचा हुआ जो और 4-5 केस है, क्या आप खुद से कर लेंगे? कोई दिक्कत? अब एक लास्ट और एक फॉर्मूला जिसको अगर मैं आपको बता दूं तो आप कोई भी सवाल अपने से कर लेंगे, एटलीस्ट 5-6 सवाल आपको घर से करके आना चाहिए। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो ये होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI बाई HO। एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज M इज इक्वल टू -V बाई U। ये भी एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, दैट इज
मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई माइनस यू, दैट इज नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां पे आप अगर आपको नोन है तो विद कन्वेंशन, अननोन है छोड़ दीजिए, वो खुद ही आंसर आ जाएगा। ये दोनों को मिलाकर एक न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा अगली क्लास में, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो आज का आपका असाइनमेंट क्या है? आज आपका असाइनमेंट है मैग्निफिकेशन। क्या मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट हाउ हाइट ऑफ इमेज इज इन कंपैरिजन टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बड़ा है कि छोटा है, प्लस इन्वर्टेड है कि रियल है, माने वर्चुअल है कि रियल है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है कि वो रियल है कि वर्चुअल है, और मैग्नीट्यूड आपको क्या बताता है? अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज आधा हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज आधा हो गया, तो ये मैग्नीफाई किया कि डीमैग्नीफाई किया? ये डीमैग्निफिकेशन है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? एच आई बाई एच ओ, यानी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ द इमेज। सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये सिंपली एक कंपैरिजन है कि मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर क्लैरिफिकेशन आएगा कि किस प्रकार से इसको हम लोग एग्जाम में यूज करते हैं। आज का असाइनमेंट आपका इतना ही है कि सिंपल जो मिरर फॉर्मूला विदाउट मैग्निफिकेशन वाले सवाल, मिरर फॉर्मूला के ऊपर विदाउट मैग्निफिकेशन वाले सवाल कम से कम 10 आपको करके आने हैं। तो अगली क्लास में विल स्टार्ट विथ द मैग्निफिकेशन युक्त मिरर फॉर्मूला का कंबाइंड प्रॉब्लम, और वो एक आध प्रॉब्लम जब करवा दूंगा तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, और उसके बाद हम लोग अगली क्लास से ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।